नमस्कार दोस्तों। गौरी की आवाज़ चैनल में आपका स्वागत है। कावेरी बिटिया, अपने सास से जरा होशियार रहना। बड़ी सीधी बनती है समधन जी। अपना ये सीधापन दिखाकर ही उन्होंने दामाद जी को अपने जाल में फंसा रखा है। मेरी बिटिया, मुझे तो डर है कहीं तुम सारी उम्र इन लोगों की सेवा ही न करते रह जाओ। किसी तरह दामाद जी से कहकर अपना एक अलग घर ले लो। कावेरी की माँ अपनी बेटी को फोन पर अनमोल ज्ञान दे रही थी तो कावेरी बोली, माँ आप चिंता मत कीजिए, आपके दामाद मेरी सारी बातें मानते हैं। धीरे धीरे मैं पूरी तरह उन्हें अपनी मुट्ठी में कर लूँगी। बस कुछ ही दिनों की बात है, फिर आप देखना, उन्हें लेकर आपकी बेटी जल्दी ही अलग घर में चली जाएगी। कावेरी ने अपनी माँ को भरोसा दिलाया और दोनों माँ बेटी खिलखिलाकर हंस पड़ी। तभी बाहर से आवाज आई, अरे बहू, 2 दिनों से तुम्हारे धुले हुए कपड़े बाथरूम में गीले ही पड़े हैं, उन्हें छत पर फैला दो, नहीं तो खराब हो जाएंगे। शारदा जी ने आंगन में झाड़ू लगाते हुए कहा। अच्छा, फैला दूंगी, आप तो दिन भर मेरे पीछे ही पड़ी रहती हैं, कावेरी ने अपने कमरे से तेज आवाज में जवाब दिया। बहू, इसमें चिल्लाने की क्या बात है? क्यों ना चिल्लाऊं? कपड़े मेरे हैं, मैं उन्हें सुखाऊं या न सुखाऊं, आपके सर में क्यों दर्द हो रहा है? अगर कपड़े खराब भी हो जाएंगे तो मैं आपसे नहीं मांगूंगी, अपने काम से मतलब रखा कीजिए। कावेरी तेज कदमों से चलती हुई बाहर निकली और गुस्से में एक के बाद एक कपड़ा बाल्टी में पटकने लगी। हे भगवान, अब तो इस घर में मेरा रहना ही मुश्किल हो गया है। थोड़ी देर बिस्तर पर क्या लेट गई, यहाँ तो तूफान ही खड़ा हो गया। आप सब लोग तो यही चाहते हैं कि मैं नौकरानी बनकर पूरे घर का काम करती रहूं, दिन भर सबकी सेवा करती रहूं, जैसे बहू इंसान नहीं पत्थर हो। कावेरी अनवरत बोलती जा रही थी और उधर उसकी सास शारदा जी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उन्होंने ऐसा क्या कह दिया जब वो इतना भड़क रही थी। साल भर पहले ही तो शारदा जी ने अपने बेटे प्रसून का विवाह कावेरी से किया था। बहुत सी लड़कियां देखने के बाद उन्होंने एमकॉम तक पढ़ी और खूबसूरत दिखने वाली कावेरी को अपने बेटे प्रसून के लिए चुना था। शारदा जी तो उसे देखते ही उस पर मोहित हो गई थी। उधर कावेरी अपने घर की लाडली थी, खास तौर पर अपनी माँ की। उसके घर में उसकी माँ का ही शासन था। आए दिन कावेरी की माँ उसे अलग घर लेने के लिए उकसाया करती थी। उन्होंने उसके मन में यह बात बैठा दी थी कि अगर संयुक्त परिवार में रहोगी तो मन मार कर जीना पड़ेगा। वैसे तो कावेरी के ससुराल में किसी चीज की कमी नहीं थी, परंतु फिर भी उसके मायके के मुकाबले उसकी स्थिति थोड़ी कमजोर थी। उसके ससुर जी श्री राम प्रसाद जी एक प्राइवेट बैंक में कैशियर के पद पर थे। उनकी तनख्वाह कुछ ज्यादा नहीं थी, परंतु शारदा जी ने कम तनख्वाह में भी अपने घर को बड़े ही सुव्यवस्थित ढंग से चलाया था। साथ ही अपने इकलौते बेटे प्रसून को भी अच्छी शिक्षा देकर उसके पैरों पर खड़ा किया और इस काबिल बनाया कि वह आज एक बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में हेड मैनेजर के पद पर कार्यरत था। उसकी कंपनी की शाखाएं देश विदेश में फैली हुई थी और हेड मैनेजर होने के नाते प्रसून को अक्सर अलग अलग शाखाओं का दौरा करने के लिए जाना पड़ता था। प्रसून को इस बात का पूरी तरह एहसास था कि उसके माता पिता ने कितनी कठिनाई से और कितना संघर्ष करते हुए उसे उसके पैरों पर खड़ा किया था। इसलिए अपने माता पिता से उसे बहुत ज़्यादा लगाव था। वह अपने वेतन में से कुछ हिस्सा अपनी पत्नी कावेरी को देकर बाकी का वेतन अपनी माँ के ही हाथों में रखता था। कुछ महीने तो कावेरी यह सब देखकर चुप रही, लेकिन धीरे धीरे उसकी माँ ने उसके ससुराल में दखल देना शुरू कर दिया। हर रोज फोन पर बात करते हुए उसकी माँ पूरे घर का हालचाल सुनती थी और कावेरी भी दिन भर होने वाली घटनाओं का पूरा ब्यौरा अपनी माँ को देती थी। अपने पति के वेतन के विषय में जब उसने अपनी माँ को बताया तो उसकी माँ ने उसे साफ कह दिया कि उसके पति के वेतन पर केवल उसी का हक है और बेटी को उसका हक दिलाने के लिए
माँ ने उसे गुरु मंत्र भी दे दिया। बस फिर क्या था, अगले ही दिन कावेरी ने घर में हंगामा खड़ा कर दिया कि या तो उसका पति अपना पूरा वेतन उसे देगा, नहीं तो वह ससुराल छोड़कर अपने मायके चली जाएगी। उसकी बात सुनकर प्रसून सख्ते में आ गया, क्योंकि शारदा जी और राम प्रसाद जी घर में कोई क्लेश या झगड़ा नहीं चाहते थे और ना ही वह अपने बेटे का घर तोड़ना चाहते थे। इसलिए उन्होंने उसकी बात को चुपचाप स्वीकार कर लिया। लेकिन उसके बाद से कावेरी की हिम्मत बढ़ती चली गई। एक बार जो उसका मुंह खुला तो उसने अपनी सास की हर बात का उल्टा जवाब देना शुरू कर दिया। अब तो आए दिन घर में झगड़े होने लगे और शांति का नामो निशान तक न रहा। घर के झगड़ों से परेशान होकर शारदा जी शाम को कुछ देर के लिए अपनी सहेलियों के साथ मंदिर चली जाया करती थी और राम प्रसाद जी, जो घर में हमेशा से शांति चाहते थे, अपनी पत्नी को समझाया करते थे कि बहू के मुंह लगना उचित नहीं है और वह स्वयं भी इसी कारण से ऑफिस से लेट आने लगे। इधर प्रसून तो दोनों तरफ से फंस चुका था। एक तरफ जन्म देने वाली माँ, जिसने अपने त्याग और बलिदान से उसे एक लायक इंसान बनाया था, उस माँ को वह कोई कठोर बात बोल भी कैसे सकता था। और दूसरी ओर अपनी पत्नी कावेरी के सामने बोलने की उसकी हिम्मत नहीं होती थी। यदि कभी समझाने की कोशिश भी करता तो कावेरी या तो तपाक से उल्टा जवाब दे देती या फिर घड़ियाली आंसू बहाने लगती। अब तो कावेरी आए दिन कोई ना कोई हंगामा खड़ा कर देती और दिन रात एक ही रट लगाए रखती कि वह इस घर में नहीं रहेगी। उसे या तो उसके मायके पहुंचा दिया जाए या फिर वे दोनों दूसरा मकान किराए पर लेकर रहें। आज शाम को जब प्रसून ऑफिस से घर आया तो सीधे अपने कमरे में गया। कमरे में कावेरी प्रसून के कान भरने के लिए पूरी तैयारी के साथ बैठी हुई थी। उसके बाल बिखरे हुए थे और अस्त व्यस्त कपड़ों में गुस्से से बैठी हुई थी। यह क्या हालत बना रखी है तुमने अपनी? इस तरह क्यों बैठी हो? आज माँ से फिर से झगड़ा हुआ क्या? और नहीं तो क्या, तुम्हारी माँ ढंग से बात नहीं करती है मुझसे। कावेरी शेरनी की तरह गुर्राने लगी और दोपहर की हुई सारी घटना उसने नमक मिर्च लगाकर अपने पति के समक्ष प्रस्तुत कर दी और फिर शराफत की मूर्ति बनकर आंखों से आंसू बहाने लगी। प्रसून उसकी बातों में आ गया और फौरन अपना निर्णय सुना दिया कि कल ही वे लोग इस घर को छोड़ देंगे। यह बात सुनते ही कावेरी की उदासी और आंखों से आंसू ऐसे गायब हो गए जैसे गधे के सिर से सींग। अगले दिन सुबह जल्दी उठकर प्रसून घर से निकल गया और कावेरी अपनी माँ को फोन लगाकर अपनी जीत की खुशी साझा करने लगी। दोपहर को प्रसून घर आ गया और आते ही माँ से बोला, माँ, मैंने किराए का घर देख लिया है। मैं और कावेरी अब उसी मकान में रहेंगे। शारदा जी को इस बात का अंदेशा पहले से ही था, इसलिए उन्हें ज़्यादा कुछ हैरानी नहीं हुई। भारी दिल से वह केवल इतना ही बोली, अपने पापा को आ जाने दो, उनसे बात करके चले जाना। नहीं माँ, अब मैं किसी का इंतज़ार नहीं कर सकता। हर दिन के झगड़े से अच्छा अलग रहकर शांति से जीवन व्यतीत करें। ठीक है बेटा, मैं तुम्हें रोकूंगी नहीं, क्योंकि अब तुम बच्चे नहीं रहे। जैसा तुम्हें ठीक लगे और जितने सामान की तुम्हें ज़रूरत हो तुम ले जा सकते हो। वैसे भी यह सब कुछ तुम्हारा ही है। इतना बोलते बोलते उनकी आवाज़ कांपने लगी और दिल का दर्द आंसुओं के जरिए बाहर आ गया। कुछ ही देर में प्रसून जाकर एक ट्रक ले आया और साथ ही कुछ मजदूर भी। 1 घंटे में सारा सामान ट्रक में चढ़ा दिया गया और उसी ट्रक के पीछे दोनों पति पत्नी भी अपनी कार में बैठकर चले गए। दोनों में से किसी ने भी जाते वक्त माँ और पिताजी से एक बार मिलना भी जरूरी नहीं समझा। इधर कमरे में बैठी हुई शारदा जी अपने दिल में दुख का सैलाब लिए कमरे की खिड़की से उन्हें जाते हुए देख रही थी। कुछ देर बाद जब रामप्रसाद जी ऑफिस से घर लौटे तो घर खाली देखकर उन्हें बड़ी हैरानी हुई। शारदा, यह सारा सामान कहाँ गया? और बहू भी कहीं दिखाई नहीं दे रही। प्रसून ऑफिस से नहीं लौटा क्या?
शारदा, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। जी? जी, क्या कहा आपने? शारदा जी अपने ख्यालों से बाहर आई। यह सब क्या है शारदा? रामप्रसाद जी द्वारा यह प्रश्न पूछे जाने पर शारदा जी उनसे गले लगकर फफक कर रो पड़ी। रामप्रसाद जी ने देखा कि शारदा जी का आंचल आंसुओं से भीग चुका था। उनकी अनुभवी आंखों ने सारा मामला तुरंत समझ लिया। उन्हें दुख तो बहुत हुआ, पर हर दिन के झगड़े से अच्छा है कि दोनों जगह शांति तो रहेगी। यह कहकर उन्होंने खुद को और अपनी पत्नी को दिलासा दिया। लेकिन उस रात दोनों पति पत्नी ने खाना नहीं खाया। धीरे धीरे उन्होंने अपने मन को समझा लिया। दिन बीतने लगे। प्रसून और कावेरी को गए हुए करीब 1 वर्ष हो चुका था। ठीक दिवाली के 10 दिन बाद ही दोनों ने घर छोड़ा था। दीपावली का त्योहार आया तो हर घर में धूमधाम से दिवाली मनाई जा रही थी। दीप जलाए जा रहे थे। लेकिन शारदा जी और रामप्रसाद जी के दिल में कोई उत्साह या उमंग नहीं थी। वे दोनों उदास बैठे हुए केवल अतीत की यादों में खोए रहे। केवल रीति निभाने के लिए शारदा जी ने शाम को एक दीपक जलाकर आंगन में रख दिया। दीपावली के अगले दिन जब शारदा जी शाम को मंदिर निकलने लगी तो उनके पास एक अनजान औरत का फोन आया। पहले तो उस अनजान औरत ने शारदा जी को नमस्कार किया, फिर बताया कि वह जल्दी ही दादी बनने वाली है। शारदा जी यह सुनकर हैरान थी और उनसे पूछने लगी कि वह कौन है और उन्हें कैसे जानती है। उन्होंने बताया कि कावेरी और प्रसून उनके मकान में ही रहते हैं। आज कावेरी की तबीयत अचानक खराब हो गई तो वे उसे अपनी कार में बिठाकर अस्पताल ले आए हैं, क्योंकि प्रसून कंपनी के काम से 1 हफ्ते के लिए देश से बाहर है और कावेरी की डिलीवरी होने वाली है। इसलिए प्रसून से हमने ही आपका फ़ोन नंबर लिया है। शारदा जी ने उनसे पूछा कि वे किस अस्पताल में गए हैं, तो उन्होंने बताया कि वे आशीर्वाद अस्पताल में हैं। अस्पताल का पता भी उन्होंने उनके व्हाट्सएप नंबर पर भेज दिया। शारदा जी जल्दी से अस्पताल जाने के लिए तैयारी करने लगी। एक थैले में उन्होंने आवश्यक सामान रखा। अलमारी में जो पैसे थे वो लिए और घर को ताला लगाकर ऑटो से आशीर्वाद हॉस्पिटल चली गई। वहां जाकर देखा, तब उन्होंने कावेरी की तबीयत के बारे में स्टाफ से बात की तो पता चला कि बच्चा प्रीमेच्योर है, इसलिए ऑपरेशन करना होगा। जब शारदा जी नर्स से बात कर रही थी तब कावेरी के मकान मालिक भी वहीं खड़े थे। वह समझ गए कि यह स्त्री कावेरी की सासू माँ है। उन्होंने हाथ जोड़कर शारदा जी को अभिवादन किया। शारदा जी ने उन्हें धन्यवाद दिया कि ऐसे समय में उन्होंने उनकी बहू की मदद की। तभी ऑपरेशन थिएटर से एक नर्स ने आकर आवाज़ लगाई, कावेरी के साथ कौन है? डॉक्टर एक फॉर्म पर साइन करवाने और ऑपरेशन की फीस जमा कराने के लिए बुला रहे हैं। शारदा जी उस नर्स के साथ डॉक्टर के कक्ष में चली गई। उन्हें अपना परिचय दिया और बताया कि वे ऑपरेशन की फीस जमा कराने आई हैं। पहले तो डॉक्टर ने उनसे एक फॉर्म पर हस्ताक्षर करवाए, फिर ऑपरेशन के लिए 40,000 जमा कराने को कहा। लेकिन शारदा जी के पास अभी इतने पैसे नहीं थे। वे बोली, डॉक्टर साहिबा, अभी तो आप 20,000 जमा कर लीजिए, बाकी के पैसे मैं अपने पति से फ़ोन करके मंगवा लेती हूँ। तब तक आप ऑपरेशन शुरू करें। माँ और बच्चा बिल्कुल स्वस्थ होने चाहिए। चिंता करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, सब ठीक होगा। आप यह पैसा रिसेप्शन पर जमा करवा दें और वहीं से रसीद ले लीजिए। डॉक्टर से मिलकर शारदा जी ने पैसा जमा करवा दिया और वहीं से रामप्रसाद जी को फ़ोन किया और सारी बात बता दी। शारदा जी ने कावेरी की माँ को भी फ़ोन लगाकर उन्हें सारी जानकारी दे दी। कुछ ही समय में रामप्रसाद जी बाकी की रकम लेकर पहुंच गए और ऑपरेशन थिएटर के बाहर एक बेंच पर शारदा जी के साथ बैठकर इंतज़ार करने लगे। थोड़ी ही देर बाद एक नर्स शारदा जी के पास आकर पूछने लगे, कावेरी के साथ कौन आया है? शारदा जी ने कहा, मैं हूँ कावेरी के साथ। मुबारक हो, बेटी हुई है। नर्स ने कहा और बताया कि बच्ची और उसकी माँ दोनों स्वस्थ हैं।
उसी समय एक दूसरी नर्स बच्ची को बाहर लाई और शारदा जी को दिखाया। दादा दादी ने बड़े प्यार से अपने पोती को देखा और गोद में लिया, फिर उसका माथा चूमा। शारदा जी ने अपने पति को कुछ इशारा किया तो राम प्रसाद जी ने 500 का नोट निकालकर नर्स को देते हुए कहा, यह हमारी तरफ से आप सभी लोगों की मिठाई के लिए है। कुछ ही देर में कावेरी को भी स्ट्रेचर पर लिटाकर वार्ड में लेकर आया गया। उस समय वह बेहोश थी। पास ही रखे पालने में बच्ची को भी लिटा दिया। शारदा जी वहीं एक बेंच पर बैठकर कभी अपनी बहू को देखती तो कभी अपनी पोती को। उन्होंने राम प्रसाद जी को अपने घर भेज दिया। करीब 1 घंटे के बाद जब कावेरी को होश आया तो उसने आंखें खोलकर देखा। उसे हैरानी हुई कि उसकी सासू माँ उसके पास बैठी है और उसकी बच्ची उनकी गोद में है। मुबारक हो बहुरिया, लक्ष्मी आई है, बिल्कुल तुम्हारी तरह दिखती है, शारदा जी ने मुस्कुराते हुए कहा और कावेरी के सिर पर हाथ रखकर उसे ढेरों आशीर्वाद दिए। कावेरी को भी बहुत अच्छा लगा। तभी उसके मकान मालिक भी वहां आ गए और शारदा जी ने उन्हें कुछ देर के लिए माँ और बच्चे का ध्यान रखने के लिए कहकर बाहर सामान लेने चली गई। उसके मकान मालिक ने कावेरी से कहा, मेरी पत्नी ने जब तुम्हारी सास से फ़ोन पर बात करके तुम्हारे बारे में बताया तो वे उसी समय अस्पताल पहुंच गई। वह तुम्हारे लिए बहुत चिंतित थी, लेकिन मैं हैरान हूँ कि तुम्हारे मम्मी पापा अभी तक क्यों नहीं आए। यह सुनकर कावेरी सोच में पड़ गई। शाम हो चुकी थी, लेकिन अभी तक शारदा जी ने कुछ खाया पिया नहीं था। रात भर भी वह कावेरी के पास बैठकर कभी उसका सिर दबाती तो कभी बच्ची को संभालती। सारी जिम्मेदारियां निभाते निभाते उनकी रात बिना सोए ही कट गई। अगले दिन सुबह रामप्रसाद जी अपने हाथों से चाय बनाकर अस्पताल में लेकर आए और 2 कपों में डालकर शारदा जी और कावेरी को चाय पकड़ाई। शारदा, अब तुम घर जाओ, मैं यहाँ बैठा हूँ। कल से तुमने खाना भी नहीं खाया। घर जाकर तुम भी खाना खा लो और कावेरी के लिए भी हल्का खाना बनाकर ले आना। मैं यहाँ हूँ इन दोनों का ध्यान रखने के लिए। मैंने ऑफिस में फ़ोन करके छुट्टी ले ली है। शारदा जी रामप्रसाद जी को बहुत सी हिदायतें देकर चली गई। वह वहीं बेंच पर बैठ गए। करीब 1 घंटे के बाद उन्होंने कावेरी से कहा, मैं ज़रा बाहर बैठता हूँ, कोई चीज़ चाहिए तो नर्स से कहलवा देना। इतना कहकर वे कमरे से बाहर निकल आए। कावेरी के बगल वाले बेड पर भी एक स्त्री लेटी हुई थी। उसकी देखभाल के लिए उसके साथ उसकी माँ बैठी हुई थी। जब रामप्रसाद जी वार्ड से बाहर आए तब उस औरत की माँ ने कावेरी से कहा, तुम्हारे मम्मी पापा तो बहुत अच्छे स्वभाव के हैं, खासकर तुम्हारी मम्मी का स्वभाव तो लाजवाब है। कैसे बेचारी रात भर तुम्हारी सेवा करती रही। तभी कावेरी ने कहा, यह दोनों मेरे मम्मी पापा नहीं हैं, सास ससुर हैं। क्या? आश्चर्य से कावेरी का मुंह देखते हुए उसने कहा, क्या कोई ऐसी सास भी होती है? कल से बिना खाना खाए पिए बिना तुम्हारी सेवा करने में लगी हुई है। यहाँ बैठकर उसकी नज़रें एक पल भी तुम दोनों से नहीं हटी। बेटी, तुम तो बहुत खुश नसीब हो जो तुम्हें ऐसे सास ससुर मिले हैं। वार्ड में बैठे सभी लोग अब तक यही सोच रहे थे कि वे तुम्हारे मम्मी पापा हैं। कोई सास अपनी बहू के लिए इतना सब कुछ कर सकती है, यह तो मैंने पहली बार देखा है। अगर हर सास तुम्हारी सास जैसी हो जाए तो कोई बहू जल कर नहीं मरेगी, कोई बहू जहर खाकर या नदी में डूबकर अपनी जान नहीं देगी। बेटी, मैं तो इतना ही कहूँगी कि कभी अपनी सास को कोई तकलीफ मत देना, कभी उनसे कोई कठोर बातें मत बोलना, और अगर सच्चे मन से उनकी बुढ़ापे में सेवा करोगी ना तो इनकी आत्मा तुम्हें आशीर्वाद देते नहीं थकेगी। उस औरत की बात सुनकर कावेरी स्तब्ध रह गई और सोचने लगी, ठीक ही तो कहा आंटी ने। मेरी माँ भी एक औरत है और सास भी, लेकिन दोनों में कितना फर्क है। एक केवल शासन करना सिखाती है और दूसरी नम्रतापूर्वक अपना कर्तव्य निभाना जानती है। अतीत में हुए अपमान को भूलकर
तकलीफ झेलते हुए भी अपने बेटे के घर को संभालने में लगी है। कितनी गंभीरता और सहजता से सासू माँ अपना फर्ज निभाती जा रही है। बेटा, चाय पी लो। रामप्रसाद जी की आवाज़ से कावेरी का ध्यान भंग हो गया। उसने बड़े ध्यान से अपने ससुर की ओर देखा तो आत्मग्लानि से भर उठी कि इस इंसान ने आज तक मुझे बेटा शब्द के अलावा किसी और नाम से संबोधित नहीं किया, ना ही आज तक कोई कठोर शब्द बोला। इन लोगों के साथ गलत व्यवहार करके मैंने खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है। आज तो मुझे खुद पर ही शर्म आ रही है। सोचते सोचते उसे अपने ससुर की आवाज़ सुनाई दी। देखा तो वह पास वाली आंटी को कह रहे थे, बहन जी, आपको एक कष्ट दे रहा हूँ। क्या आप मेरी बहू को सहारा देकर उठने में मदद करेंगी ताकि वह चाय पी ले? वो औरत उठी और कावेरी की मदद करने लगी। कुछ ही देर में शारदा जी कावेरी के लिए खिचड़ी और बच्ची के लिए कुछ साफ सुथरे कपड़े ले आई। कावेरी को आराम से बिठाकर चम्मच के साथ अपने हाथ से खिचड़ी खिलाने लगी। आज कावेरी को यह खिचड़ी किसी माखन भोग से कम नहीं लग रही थी, लेकिन कावेरी यह सोच सोच कर परेशान थी कि आखिर उसके मम्मी पापा अभी तक आए क्यों नहीं। शाम हुई तो कावेरी के मम्मी पापा भी उससे मिलने आ गए। अंदर आते ही उन्होंने देखा कि शारदा जी कावेरी के बालों में तेल लगा रही थी। वे आकर बेड के पास पड़े बेंच पर बैठ गए। कुछ देर बाद शारदा जी किसी काम से वार्ड से बाहर आ गई। कावेरी ने देखा कि उसके माँ और पिता का चेहरा मुरझाया हुआ था। उनके चेहरे से खुशी दूर दूर तक गायब थी। कारण पूछने पर उसकी माँ के चेहरे पर दुख के भाव आ गए और भरी आंखों के साथ रुआंसे सुर में बोली, क्या बताऊं बिटिया, तेरी भाभी ने अपनी माँ के बहकावे में आकर घर में बवाल खड़ा किया हुआ है। आए दिन घर में झगड़े करती हैं और अगर मैं कुछ बोलूं तो सास ससुर द्वारा बहू को टॉर्चर करने का आरोप में पुलिस को घर में बुला लेती है। आज तो उसने हद ही पार कर दी। हम पर केस करने की धमकी देकर अपना सामान उठाकर मायके चली गई। आगे क्या होगा यह सोच सोच कर तेरा भाई तो चिंता के मारे घुला जा रहा है। क्या करूं, कुछ समझ नहीं आता। कावेरी यह सब सुनकर हैरान रह गई। वह सोचने पर मजबूर हो गई कि जैसी फसल हम बोते हैं हमें फल वैसा ही मिलता है। यह सब मेरा और मेरी माँ के कर्मों का ही फल है। स्वार्थवश हमने अपने अहम में हंसता खेलता परिवार तोड़ दिया। सच में ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होती। अच्छे लोगों को सताने की सजा उन्हें मिलती ही है। वक्त ने पलटवार करके अपना हिसाब चुकता कर लिया था। कुछ ही देर में शारदा जी आ गई और एक थैले में से कुछ सामान रखकर बोली, कावेरी, जितना मुझसे बन सका मैंने कर दिया। अब तुम्हारे मम्मी पापा आ गए हैं, अब मैं घर चलती हूँ। आज तक की दवाइयों का और अस्पताल के बिल का भुगतान मैंने कर दिया है। सारी रसीदें तुम्हारे तकिए के नीचे रखी हैं। प्रसून आएगा तो उसे मेरी तरफ से बधाई देना। इतना कहकर जब वह पीछे मुड़ी तो अचानक उन्हें लगा कि उनका आंचल कहीं फंस गया है। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो कावेरी ने उनका आंचल थामा हुआ था और अश्रुपूरित आंखों से उनकी ओर देख रही थी। आप हमें छोड़कर जा रही हैं माँ, क्या अपनी इस मूर्ख बेटी को माफ नहीं करेगी? कावेरी ने कहा तो शारदा जी ने झट से उसे अपने गले से लगा लिया और उसके माथे को सहलाते हुए बोली, अरे, कभी माँ भी अपनी बेटी से नाराज होती है? हजारों में से चुनकर तुझे अपने घर की बहू बनाकर लाई थी, तो तुम मूर्ख कैसे हो गई? तुम मेरी बहू नहीं बेटी हो और मैंने तुम्हें हमेशा अपनी बेटी से ही समझा है। यह सुनकर कावेरी रोने लगी तो शारदा जी की आंखों से भी ममता का झरना फूट पड़ा। फिर खुद को संभालते हुए बोली, बस बेटा, तुम्हारा शरीर अभी कमजोर है, टांके खुलने का डर रहता है। ऐसा कहते हुए अपनी साड़ी के पल्लू से कावेरी के आंसू साफ करने लगी। अगले दिन प्रसून अपने टूर से वापस आ गया और तुरंत अपना सामान घर पर रखकर सीधे अस्पताल चला गया। माँ को कावेरी के पास देखकर उसे आत्मग्लानि हुई, लेकिन जब उसने कावेरी और अपनी माँ को एक साथ हंसते मुस्कुराते देखा तो झट से अपनी माँ के पास दौड़कर उनके चरण छूकर प्रणाम किया।
उसी समय रामप्रसाद जी भी वहां पहुंच गए। प्रसून ने अपने माता पिता से मिलकर अपने व्यवहार के लिए उनसे माफ़ी मांगी। शारदा जी और रामप्रसाद जी ने सब कुछ भूल कर उसे अपने गले से लगा लिया। उसके बाद प्रसून ने अपनी नन्ही सी गुड़िया को गोद में लिया और कावेरी ने प्रसून को स्पष्ट कह दिया कि अब वह किराए के मकान में न जाकर माँ के साथ अपने घर जाएगी। कुछ दिनों बाद अस्पताल से छुट्टी मिलने पर वे सभी लोग मुस्कुराते चेहरे लिए अपने घर वापस आए। नन्ही सी जान सबके हाथों का खिलौना बनी हुई थी। कावेरी पर काम करने का अभी प्रतिबंध था, तो शाम के समय शारदा जी ने कावेरी के पास जाकर कहा, बेटा मैं जरा बाजार जा रही हूँ, बाहर से ताला लगा देती हूँ ताकि तुम्हें बार बार उठना ना पड़े। और वह चली गई। जब कावेरी सोकर उठी तो देखा कमरे की लाइट जल रही थी। वह धीरे से कमरे के बाहर निकली तो देखा आंगन में रंगोली बनी हुई थी और वहाँ बहुत से दीपक रखे हुए थे जिन्हें माँ बैठकर जला रही थी। माँ, दिवाली तो कब की बीत गई, फिर अब यह सब क्यों? कावेरी ने पूछा। तो शारदा जी ने मुस्कुराते हुए बोली, मेरे बच्चे घर में 1 वर्ष के बाद आए हैं तो दिवाली भी तो अभी मनाऊंगी ना। 1 वर्ष पहले मेरे घर की लक्ष्मी दिवाली के बाद गई थी और दिवाली के बाद अपने साथ मेरी पोती को भी लेकर आई है। इसी खुशी में मैंने आज दिवाली मनाई है। जाओ, तुम भी अच्छी सी साड़ी पहन लो और गुड़िया को भी सुंदर से कपड़े पहना दो, फिर हम सब मिलकर दीपक जलाएंगे। कावेरी का हृदय गदगद हो गया और घर के दरवाजे पर खड़ा प्रसून यह दृश्य देखकर निहाल हो गया था। तैयार होकर दोनों ने परात में दीपक जलाए और झुककर अपने माँ पिताजी के पैर छूकर प्रणाम किया। आंगन में रखी परात में जो दीपक जल रहे थे, आज उनकी लौ शारदा जी को बहुत सुंदर लग रही थी। वह बिना पलक झपकाए उन जलते दियों को देखती जा रही थी। वे जलते हुए दीपक उन्हें यूं लग रहे थे मानो उन दियों की लौ से उनका जीवन ही जगमगा गया हो। किसी ने क्या खूब कहा है, सब कुछ मिल जाता है दुनिया में, मगर याद रखना कि बस माँ बाप नहीं मिलते। मुरझा कर जो गिर गए एक बार डाली से, यह ऐसे फूल हैं जो फिर नहीं खिलते। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा और कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।